नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। मानव शरीर की संरचना एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 7 का एक टॉपिक है, जिसका एक सब टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। उसके बारे में आज के वीडियो में हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं कि उत्सर्जन तंत्र जो है वो क्या है, किस प्रकार से काम करता है। उसके अलावा एमपीपीएससी यहाँ से क्या क्या प्रश्न पहले पूछ चुका है और आगे क्या क्या पूछने की संभावना है, सारे टॉपिक्स के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एमपीपीएससी ब्रीड की जो कंप्लीट यूनिट 7 का हमारा टारगेट है, उसमें हमारी वो 17 क्लास है आज की, यानी कि 17वीं क्लास है, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे और पूरा कंप्लीट भी करेंगे। जितने भी टॉपिक हैं सबको एक एक पढ़ेंगे हम। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो उत्सर्जन क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर इसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्सर्जन तंत्र है क्या। तो नॉर्मली बात होती है कि शरीर से जितने भी पदार्थ होते हैं जो शरीर के काम के नहीं होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे विषैले पदार्थ हैं। विषैले पदार्थ कैसे बनते हैं वो हम बात करेंगे, पर जितने भी विषैले पदार्थ हैं जो शरीर के काम के नहीं हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। सामान्य सी बात है कि जो चीज़ें शरीर के काम की नहीं है, शरीर के अंदर बनती हैं या शरीर के अंदर जाती हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना ही क्या होता है, उत्सर्जन होता है, एक्सट्रैक्शन होता है। तो उसका ही कंप्लीट स्टडी जो है उसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो ये पदार्थ जो विषैले पदार्थ होते हैं बनते कैसे हैं, बात वो आ जाती है कि जो विषैले पदार्थ जिनकी हम बात कर रहे हैं कि शरीर के अंदर आ जाते हैं, बन जाते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये बनते हैं दोस्तों उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप। कैसे बनते हैं? उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप। अब हम देख लेते हैं कि उपापचयी क्रियाएं क्या हैं। तो दोस्तों, ये दो अलग अलग प्रोसेस होती हैं, एक होती है उपचय और एक होती है अपचय। तो ये दोनों मिलकर, ये दोनों जब क्रियाएं होती हैं तो इनको हम कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। और ये होती हैं भोजन का जब पाचन होता है, तो भोजन के पाचन में ये दोनों क्रियाएं जो हैं वो होती हैं। इसलिए भोजन के पाचन में कौन सी क्रिया होती है? तो उपापचयी क्रिया होती है। अब उपचय क्या है, अपचय क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं उपचय के बारे में। तो यदि सिंपल स्ट्रक्चर है फूड का, सिंपल स्ट्रक्चर, वो अगर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा तो उसे हम कहेंगे उपचय। और अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है फूड का, तो वो अगर सिंपल में कन्वर्ट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अपचय। और ये दोनों प्रोसेस, यानी कि फूड जब सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स यानी कि सरल संरचना से जटिल संरचना में बदलता है, या जटिल संरचना से सरल संरचना में बदलता है, इसको समझने की कोशिश करना, तब क्या होता है कि उपापचयी क्रियाएं होती हैं। और इन क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो होती हैं, यानी कि बहुत सारे विषैले पदार्थ जो हैं वो बनते हैं। तो क्या बनता है? जैसे कि अमोनिया बनता है, ठीक है, यूरिया बनता है। अमोनिया के अलावा और क्या बनता है? तो यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है ना। तो ये सारे जो है विषैले पदार्थ कहाँ बनते हैं? तो शरीर के अंदर बनते हैं। अब इनको जब बाहर निकाला जाता है तो वही एक्सट्रेशन होता है। अब ये आपने तो बता दिया कि सरल संरचना से जटिल संरचना में, जटिल से संरचना में, सरल में, पर इसके कुछ एग्जाम्पल तो होंगे। जी हाँ, बिल्कुल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि जटिल से संरचना, जैसे कि प्रोटीन का आप लोग सेवन करते हैं, ठीक है, प्रोटीन पेप्टोन में बदल रहा है, पेप्टोन एमिनो एसिड में बदल रहा है, अमीनो अम्ल में बदल रहा है। तो ये क्या हो रहा है? जटिल से सरल, फिर थोड़ा और जटिल बचा, उससे और सरल। तो ये जब टूटता है तो इसमें जो है कुछ विषैले पदार्थ जैसे कि अमोनिया वगैरह जो है यहाँ पर बनते हैं, जो शरीर के काम के नहीं होते हैं, तो उनको बाहर निकालना। अब ये तो समझ में आ गया कि यह पाचन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। अब ये कैसे होता है सरल से जटिल? तो दोस्तों, हमने अग्नाशय नाम की एक ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। अग्नाशय ग्रंथि में लेंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, उसमें होती हैं अल्फा और बीटा सेल्स। तो जो दोस्तों अल्फा और बीटा सेल्स होती हैं, उनसे कुछ हार्मोन, जैसे कि अल्फा सेल जो है वो ग्लाइकोजन नाम का हार्मोन जो है उसका स्त्रावण करता है, और बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रावण करता है। जी, ये बात तो हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ी थी कि इंसुलिन बीटा सेल से और ग्लाइकोजन जो है अल्फा सेल से।
तो अब ये जो इंसुलिन होता है दोस्तों, ये क्या कर देता है कि ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट की एक सरल संरचना होती है उसको क्या कर देता है, तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। सॉरी, इससे अल्फा से ग्लाइकोजन नहीं, ग्लूकागोन, इससे कौन सा होता है, ग्लूकागोन नामक हार्मोन जो है उसका स्त्रावण होता है। ग्लाइकोजन तो ये बनाता है। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है किसकी वजह से, इंसुलिन की वजह से। ग्लूकोज सरल संरचना है, ग्लाइकोजन जो है जटिल संरचना है, क्योंकि ये हमें ऊर्जा नहीं देता। तो यहाँ से यहाँ तक जाना यानी कि इसको जटिल बनाना, ये क्या है, उपचय की क्रिया है। तो इससे भी अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है। तो ये सारे विषैले पदार्थ होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं और इनको शरीर से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, इनका उत्सर्जन किया जाता है। तो यही जो क्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसी के बारे में हम कंप्लीट जो है स्टडी करने वाले हैं। तो अब इसकी परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, तो जीवों के शरीर में, ऐसा नहीं कि केवल मानव, जितने भी जीव हैं उन सभी के शरीर में उपापचयी क्रिया है, जिसके बारे में हमने अभी समझा कि एक तो उपचय की क्रिया होती है, एक अपचय की क्रिया होती है। उनके फलस्वरूप क्या होते हैं, कुछ विषैले अपशिष्ट पदार्थ जो हैं, जैसे कि अमोनिया, उसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, तो जो विषैले पदार्थ बने हैं उनका निष्कर्षण जो होता है या उनका जो बाहर निकाला जाता है, शरीर से निष्कासन किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, हम उत्सर्जन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो जो ऑर्गन भाग लेते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। आई थिंक जो प्रक्रिया के बारे में हमने समझा कि उपापचयी क्रिया क्या होती है, कौन कौन से विषैले पदार्थ होते हैं, उसके बाद ये डेफिनेशन जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं, तो केवल एक कोई अंग उत्सर्जी अंग नहीं होता, बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि नाक, फेफड़ा, त्वचा, लीवर, बड़ी आंत, वृक्क, ये सभी मनुष्य के उत्सर्जी अंग हैं। अब भैया नाक कैसे उत्सर्जी अंग है, फेफड़ा कैसे उत्सर्जी अंग है, त्वचा कैसे उत्सर्जी अंग है, यकृत कैसे उत्सर्जी अंग है, बड़ी आंत कैसे उत्सर्जी अंग है। हमने तो केवल वृक्क या किडनी के बारे में पढ़ा है कि वो ही उत्सर्जी अंग है। मेन उत्सर्जी अंग तो वृक्क या किडनी ही है भैया, बट ये भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें जो है उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, इसलिए ये भी उत्सर्जी अंग है। जैसे कि नाक, तो नाक क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शरीर के लिए घातक होती है, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। फेफड़े क्या करते हैं, तो फेफड़े जो है इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ब्लड से अलग करते हैं ताकि उनमें ये ऑक्सीजन मिला सके। तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। इन दोनों के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के अंतर्गत। फिर त्वचा, तो भैया त्वचा कैसे उत्सर्जी अंग हो गई, त्वचा पसीने का, किसका उत्सर्जन करती है, पसीने का, जो शरीर के लिए घातक होता है, शरीर का जो टेम्परेचर है मेंटेन करता है, इसलिए क्या करते हैं, त्वचा से पसीने का उत्सर्जन होता है। तो वो भी क्या है, एक्सप्रेशन हो रहा है। लीवर और बड़ी आंत कैसे करते हैं, तो दोस्तों लीवर में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो जहर को मारने का काम करते हैं, तो उनका जो एक्सट्रैक्शन होता है ये लीवर से, वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन है। फिर आती है बात बड़ी आंत की। तो दोस्तों बड़ी आंत का तो पता ही है कि भोजन होने के बाद जो चीजें पचती नहीं है या जिनका पाचन नहीं होता है या जो विषैले पदार्थ बच जाते हैं, उनको बड़ी आंत के रेक्टम वाले पार्ट से शरीर से बाहर निकाला जाता है, मल द्वार से। तो ये भी एक प्रकार से एक्सट्रेशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। और उसके बाद हम वृक्क की बात करते हैं, तो दोस्तों इसे हम कहते हैं किडनी। और इसके माध्यम से जो जो प्रोसेस होती है उसके बारे में आज के वीडियो में हम कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं कि इनकी संरचना कैसे होती है। बाकी उत्सर्जन तंत्र का अगर हम छोड़ दें तो किडनी और जो मनुष्य का जो किडनी वाला, वृक्क वाला जो सेक्रेशन होता है, उत्सर्जन होता है, वो इस प्रकार से होता है जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है, जैसे कि एक किडनी ये होती है, एक किडनी ये होती है। इनके ऊपर जो येलो येलो वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये होती है एड्रिनल ग्लैंड। चित्र के माध्यम से हम समझेंगे, इससे अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ से दोस्तों एक नली जा रही है यहाँ तक, और यहाँ से भी एक नली जा रही है यहाँ तक। इस नली को हम कहते हैं दोस्तों मूत्र नली। इसको क्या कहते हैं, मूत्र नली कहते हैं। ये कौन सा पार्ट है, तो ये किडनी वाला पार्ट है। उसके बाद ये यहाँ पर एक हमें शंक्वाकार एक शेप दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्लेडर, या इसको हम कहते हैं मूत्राशय। ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या है, तो यहाँ से एक नली और जाती है जो जनन अंग से जुड़ जाती है, और इस नली को हम कहते हैं मूत्र मार्ग। इसको क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हमें देखना है। तो किडनी क्या करती है, किस प्रकार से करती है, मूत्र नली क्या करती है, किस प्रकार से करती है, क्या यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, मूत्राशय क्या करता है, मूत्र मार्ग क्या करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूत्र नली के बारे में। तो दोस्तों मूत्र नली जो है, किडनी जिन पदार्थों का सेक्रेशन करती है, मतलब यूरिया, अमोनिया, जैसे मनुष्य में तो यूरिया होता है, तो बाकी जो जीव होते हैं उनमें अमोनिया भी होता है, किसी में यूरिक एसिड भी होता है, तो उन सभी का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है, किसके माध्यम से, किडनी के माध्यम से। तो मूत्र नली क्या करती है कि वहां से, किडनी से, है ना, मूत्राशय तक जो है जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको ले जाने का काम करती हैं। तो इनका काम यही होता है बस कि किडनी से जितने भी पदार्थ छनित यानी कि छाने जा रहे हैं उन सभी को लेकर कहाँ पर जाना, तो उनको मूत्राशय तक लेकर जाना। मूत्राशय जो होता है दोस्तों, इसकी कैपेसिटी होती है 600 ml की, और ये एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें मैक्सिमम 600 ml जो है वो क्या हो सकते हैं, मूत्र जो है उसका भंडारण हो सकता है। बट जब इसका हाफ पार्ट यानी कि आधा भाग जब भर जाता है तो यूरिनेशन होने लगता है, और इसमें स्फिंडर वाल्व पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, स्फिंडर वाल्व पाए जाते हैं जो नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र से जो है जुड़े होते हैं। और इन वाल्व के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हीं को तंत्रिका तंत्र सिग्नल भेजता है, तब मूत्राशय का मार्ग जो है खुलता है या बंद होता है। तो स्फिंडर वाल्व की वजह से होता है। बच्चों में और जो बूढ़े होते हैं उनमें ये वाल्व जो है कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मतलब बिना सूचना के ही मूत्र जो है उसका उत्सर्जन हो जाता है। तो मूत्राशय की कैपेसिटी कितनी है, 600 ml है। कितना, आधा, यानी कि 300 ml जब बढ़ जाता है तो क्या होने लगता है, यूरिनेशन जो है होने लगता है। इन ए डे, एक दिन में अगर हम बात करें तो हमारी जो किडनियां हैं वो लगभग 2 लीटर मूत्र जो है उसका स्त्रावण करती है, उसको बनाने का जो है काम करती है। उसके बाद दोस्तों होता है मूत्र मार्ग। अगर इसकी हम बात करें तो महिला और पुरुष में दोनों में ये पाया जाता है, और ये कहाँ से जुड़ा होता है, तो ये जनन अंग होते हैं उनसे जो है जुड़ जाता है, और ये क्या करता है, तो मूत्राशय से मूत्र को जो है जनन अंग के माध्यम से शरीर से बाहर पहुंचाने का जो है काम करता है। अब इसकी लेंथ जो है पूछी जा सकती है, तो महिलाओं में 4 से 5 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, जबकि पुरुषों में 20 सेंटीमीटर के आसपास जो है इसकी लेंथ जो है होती है। तो ये हमने जाना कि किडनी के अलावा जो स्ट्रक्चर होता है मानव के उत्सर्जन तंत्र में वो क्या क्या काम करता है, किस प्रकार से करता है, उसके बारे में। दोस्तों इस टॉपिक का ये जो हमने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आगे की चीजें यानी कि किडनी के बारे में हम थोड़ा सा जान पाए कि किडनी में कौन कौन सी चीजें जो है होती हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब किडनी के बारे में, वृक्क के बारे में। तो मानव में या मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है, जो पिछले चित्र में हम देख चुके हैं कि कितनी संख्या है, 1 और 2। तो मानव में हमेशा कितनी किडनी होती है, 2 होती हैं। और एक वृक्क का जो भार होता है लगभग 140 ग्राम होता है। हालांकि 125 से 170 ग्राम के बीच में होता है एवरेज, बट इसको एवरेजन हम कितना मान लेते हैं, 140 ग्राम एक किडनी का भार होता है। अब जो किडनी होती है या जो वृक्क होता है उसका निर्माण होता है लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा, यानी कि उसके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी जो है नलिकाएं होती हैं। तो ये जो नलिकाएं होती हैं दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, तो इन सूक्ष्म नलिकाओं को हम नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन जो होती है उत्सर्जन तंत्र की या किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। विलियम बोमेन नाम का एक व्यक्ति था, क्या नाम था भैया, विलियम बोमेन। तो इस विलियम बोमेन ने क्या किया था कि नेफ्रॉन को सबसे पहले खोजा था और उसकी संख्या के बारे में बताया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेफ्रॉन को किसने खोजा, तो विलियम बोमेन नाम का व्यक्ति था। उसने 1816 यानी कि 1816 में नेफ्रॉन के बारे में जानकारी दी थी, या बताया था कि जो वृक्क या किडनी होती है उसकी सूक्ष्मतम इकाई या उसकी जो कार्यात्मक इकाई है या आधारभूत इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन है। हम कहते हैं कि किडनी जो है ब्लड को क्या करती है, छानने का काम करती है। तो किडनी नहीं छानती, किडनी के अंदर जो बेसिक यूनिट होती है यानी कि नेफ्रॉन, वो छानने का काम करते हैं। छानते क्योंकि हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर जो विषैले पदार्थ हैं, और ये विषैले पदार्थ बने कैसे हैं,
रक्त उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने हैं। तो इनको क्या करना है, तो ब्लड से बाहर करना है, यानी कि ये शुद्ध करती है। किडनी क्या करती है, रक्त को शुद्ध करती है छानने के माध्यम से। तो एक प्रकार से छानने का काम करती है। अब अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन जो है दोस्तों, उसको वृक्क की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है, और इसके बारे में भी हम डिटेल से जानने वाले हैं कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस प्रकार से जो है वो कार्य करते हैं। अब थोड़ा सा हम दोस्तों किडनी के बारे में देख लेते हैं कि हमारी जो किडनी होती है वो कैसी दिखाई देती है। तो किडनी दोस्तों, एक किडनी को हम देख लेते हैं, वो इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक रेनल वेन होती है और एक रेनल आर्टरी होती है। रेनल वेन यानी कि यहाँ पर एक हमसे हमारे जो किडनी होती है उससे जुड़ी होती है एक शिरा, जिसको रेनल शिरा कहते हैं, और एक धमनी जिसको रेनल धमनी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी जो किडनी होती है उससे कौन सी शिरा जुड़ी होती है, तो उससे रेनल शिरा जुड़ी होती है। हमारी किडनी से कौन सी धमनी जुड़ी होती है, तो रेनल धमनी जुड़ी होती है। शिरा में हमें पता है कि अशुद्ध रक्त जाता है, इसलिए इसको जो है नीले रंग से दर्शाया गया है। जो धमनी होती है दोस्तों, उसमें शुद्ध रक्त आता है, यानी कि छन्ने से पहले हमारा जो रक्त है किडनी में आता किसके माध्यम से, तो रेनल वेन के माध्यम से आता है। जाता किसके माध्यम से है, तो रेनल आर्टरी के माध्यम से जाता है। अब जब हम किडनी को देखते हैं दोस्तों, तो ये जैसे कि हमारे जो शिराएं हैं वो रक्त को कहाँ पहुंचा रही हैं, तो ये बाहर वाला जो पार्ट होता है इसमें पहुंच जाती हैं। दोस्तों, जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कार्पल्स या कैलिपिलर्स उसको कहा जाता है, कार्पल्स कहा जाता है। नॉर्मली उसको क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। तो कार्पल्स जो है किडनी के ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, तो ये कार्पल्स कहलाता है, जिसको मैं रेड लाइन कर रहा हूँ। तो ये क्या कहलाता है, कार्पल्स कहलाता है। और जो अंदर वाला पार्ट होता है दोस्तों, ये वाला जो किसके बीच में होता है, ये जो नलियां होती हैं इसके और इसके, और यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर होते हैं दोस्तों नेफ्रॉन्स। यहाँ पर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। और वो कितने होते हैं, लगभग 1.3 से 1.4 मिलियन होते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि 1,30,000 जो है इनकी संख्या होती है। तो ये नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर इतने होते हैं। तो नेफ्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, दोनों के बीच में, कार्पल्स और मेडुला वाले पार्ट के बीच में। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, मेडुला पार्ट कहलाता है। अब होता है क्या है कि यहाँ से रक्त जो है जो वेन्स है उसके माध्यम से आ रहा है, फिर छन के कहाँ जा रहा है, तो वो शिराओं के अंदर, जैसे कि ये यहाँ पर छनेगा और छन के शिराओं के अंदर जाता है। तो फिर ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर सब जो है इकट्ठा होता है, जितना भी छनित पदार्थ होता है, जैसे कि शुद्ध करके भेज दिया, बट छनित पदार्थ जो है यहाँ पर इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने के बाद ये जो है मूत्र जो मार्ग होता है उसके माध्यम से मूत्राशय में चला जाता है। तो ये जब यहाँ पर इकट्ठा होता है तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं पेल्विश। इसको क्या कहते हैं, पेल्विश कहते हैं। और इसी पेल्विक या पेल्विश वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा पदार्थ इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर स्टोन बन जाती है। स्टोन यानी कि पत्थरी बन जाती है ना। इस वाले पार्ट में क्या बन जाती है, पत्थरी बन जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किडनी का कौन सा हिस्सा है जहां पर पत्थरी बनती है, तो किडनी के पेल्विस वाले पार्ट में जो है क्या बनती है, पत्थरी बनती है। अब यहाँ पर जो पत्थरी बनती है दोस्तों काई से बनती है, तो वो बनती है कैल्शियम ऑक्सिलेट की। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये कौन से पदार्थ की बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्सिलेट जो होता है उस पदार्थ की जो है किडनी में पत्थरी बनती है। दोस्तों, अब इस पत्थरी को क्या किया जा सकता है कि लेजर के माध्यम से तोड़ा जा सकता है। तो लेजर के माध्यम से पत्थरी को तोड़ना क्या कहलाता है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी, है ना। नाम ये नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। लेजर के माध्यम से पत्थरी को तोड़ना जो कहाँ पर बनती है, किडनी के अंदर, उसको क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी जो है कहा जाता है। अब नेफ्रॉन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उसमें देखेंगे किस प्रकार से ब्लड आता है, कैसे छनता है और कैसे जो है आगे वो जाता है उसके बारे में। तो ये मूत्र मार्ग जो है ये क्या करता है, तो जो छनित पदार्थ है उसको लेकर कहाँ चला जाता है, मूत्राशय में, और मूत्राशय के माध्यम से फिर मूत्र मार्ग में होते हुए ये जो मूत्र जो है शरीर से बाहर चला जाता है। तो अब हम देखने वाले हैं दोस्तों नेफ्रॉन के बारे में कि जो नेफ्रॉन है वो किस प्रकार से दिखाई देता है और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो दोस्तों, हमने जिस किडनी के बारे में, जो किडनी की संरचना है इस प्रकार से हमने देखी है कि ये किडनी है, और किडनी के अंदर क्या होता है, दो नलियां आती है इस प्रकार से, है ना। और एक नली
यहाँ से नीचे की तरफ जाती है। ये एक नली आती है जिसको हम कहते हैं वेन, और एक आती है जिसको हम कहते हैं आर्टरीज। तो जो वेन होती है वो अशुद्ध रक्त लाती है, और यहाँ पर जो संख्या होती है वो किसकी होती है, तो वो नेफ्रॉन की होती है। बाहर वाला पार्ट क्या कहलाता है, तो कार्पस कहलाता है। अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। और इनके बीच में क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लगभग 1,30,000 क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। और एक नेफ्रॉन की संरचना जो है इस प्रकार से होती है, और क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो नली है ना, इसमें आता है रक्त, और ये फिर कहाँ चला जाता है, तो इस प्रकार से घूमते फिरते ये जो है इसमें चला जाता है। तो ये क्या है, तो ये जो है वृक्क धमनी की शाखा है। बट इसमें जो वृक्क शिरा है उसकी शाखा से क्या आता है, ब्लड आता है। तो किस प्रकार से आता है ब्लड, तो ऐसे यहाँ से ये जो वृक्क शिरा की शाखा है इसके माध्यम से ब्लड आ रहा है, यहाँ पर आता है, और यहाँ पर जाने के बाद जो है आगे वो चला जाता है। तो ये इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, तो ये प्रोसेस होती है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोशिका गुच्छ। और यहीं पर मुख्य रूप से क्या होता है, तो जितने भी अशुद्ध पदार्थ हैं उनको जो है बाहर निकाला जाता है ब्लड के अंदर से। जैसे ब्लड आ रहा है, उसके बाद जितने भी अशुद्ध पदार्थ हैं उन सबको क्या किया जाता है, बाहर यहाँ से जो है निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद इस वाले पार्ट के माध्यम से आगे जो है उनको भेज दिया जाता है। बट यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर कोशिका गुच्छ वाले पार्ट में अवशोषण होता है। अवशोषण जैसे कि पानी को भी यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है। ब्लड में जितने खनिज पदार्थ हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, सबको खींच लेगा। कोशिका गुच्छ क्या करता है, सबको खींच लेगा, केवल शुद्ध रक्त जो है उसको रखेगा और उसको जो है धमनी के माध्यम से आगे भेज देगा। ठीक है, अब आगे हम जाते हैं तो इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे कि एक होती है समीपस्थ संवलित नलिका जिसको हम कहते हैं पीसीटी। एक होती है दूरस्थ संवहलित नलिका जिसको हम कहते हैं डीसीटी या दूरस्थ घुमावदार नलिका भी कहते हैं। एक होता है वासा रेक्टा जिसे हेनले के लूप के नाम से भी हम जानते हैं, हेनलेस लूप या हेनले का लूप। उसके अलावा दोस्तों एक होती है संग्राहक वाहिनी जिसके माध्यम से जो सारा जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, वो संग्रहित होते हैं और एक जगह चले जाते हैं, और पेल्विस वाला पार्ट जो है वहां पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। और पेल्विस इन सबको कहाँ पर भेज देता है, तो मूत्र मार्ग के मूत्र वाहिका के माध्यम से मूत्राशय में भेज देता है। मूत्र वाहिका के माध्यम से मूत्राशय में वो भेज देता है। ठीक है, तो वो हमने किडनी में देखा। अब क्या होता है कि यहाँ पर सारी चीजों को अवशोषित कर लिया, उसके बाद जो है इसमें ये जो है अशुद्ध पदार्थ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जब पीसीटी में यानी कि समीपस्थ संवहलित नलिका या पीसीटी या समीपस्थ घुमावदार नलिका जो होती है, यहाँ से ये सारे पदार्थ जाते हैं, तो इन सबको जो है एक्सट्रैक्ट नहीं करना होता है, सबको शरीर से बाहर नहीं निकालना होता है, यहाँ पर फिर इन चीजों को अवशोषित करना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि जितने भी गैसेस वगैरह होती हैं, उसके अलावा जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको अवशोषित किया जाता है। फिर ये जाता है हेनले के लूप में, तो हेनले के लूप में जाता है, तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है कि इन पदार्थों को अवशोषित किया जाता है। फिर ये डीसीटी में जाता है, तो डीसीटी में भी क्या किया जाता है, इनको अवशोषण किया जाता है। और केवल जो अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड जैसे पदार्थ होते हैं और कुछ पानी की मात्रा होती है, उसी को कहाँ पर भेजते हैं, तो उसको संग्राहक वाहिनी के अंदर भेजते हैं। फिर वहां से वो पेल्विस में चला जाता है। तो जो पानी होता है ब्लड के अंदर, जो प्लाज्मा होता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं, वो क्या कर लिए जाते हैं, कोशिका गुच्छ उनको छान लेता है। तो बट उनकी तो ब्लड में आवश्यकता होती है, इसलिए उनको फिर से अवशोषण करने का काम कौन करता है, तो पीसीटी करता है, डीसीटी करता है, और वासा रेक्ट या हेनले का लूप जो है वो करता है। अब इसकी खोज भी आपसे पूछी जाती है, तो विलियम बोमेन ने 1816 में जो है नेफ्रॉन की खोज की थी और इसकी क्रियाविधि के बारे में जो है हमें बताया था। तो इसके बारे में दोस्तों हमने जाना। उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में जिस किडनी या जिस उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमने समझा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही अभी तक आपने अब पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों आपको एक जानकारी मैं दे देता हूँ कि अगर आप प्ले स्टोर से पीएससी अड्डा का ऐप डाउनलोड करते हैं तो एमपीपीएससी की पूरी जो स्टडी है उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, कंटेंट, उसके साथ साथ में टेस्ट सीरीज और बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ऐप को
अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, अपनी आईडी बनानी है यानी कि लॉगिन डिटेल डालने हैं और उसके बाद आप ऐप का फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।